ओके, चलो तो ध्यान देना। Resolution of vector, velocity, displacement, acceleration, already we completed. Yes or no? So motion in a plane with a constant acceleration. अभी जो बात करने वाले हैं वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, जो हमने स्ट्रेट लाइन में पहले बात करके रखी थी उसी का बात करने वाले हैं, लेकिन मोशन इन अ प्लेन। ओके, वो मोशन किस में होगी? प्लेन के अंदर, और विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। सो सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है? एक्स वाई। जस्ट फॉर आपने स्ट्रेट लाइन में सपोज किया था, वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए लिया था, वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और एन इंटरवल ऑफ द टाइम एवरेज एक्सेलरेशन विल इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट वैल्यू। ओके, मानो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए वेक्टर। ओके, और जो आपको पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो वही एवरेज एक्सेलरेशन होता है, वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है जब वैल्यू कैसा होता है? कांस्टेंट। मानो कि आपके पास पहले दिन 5 रुपये थे, दूसरे दिन भी 5 है, तीसरे दिन भी 5 है, तो व्हाट इज एवरेज रुपीज? 15 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 5 ही आएगा। आया समझ में? तो जब वैल्यू कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस बोथ आर सेम। नाउ लेट द वेलोसिटी बी अ v0। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? v0। जो हम थर्ड चैप्टर में a लिखते थे, सिर्फ v0 लिखते थे और सिर्फ v लिखते थे, याद आ रहा है? इसको हम यहाँ पे a वेक्टर लिखेंगे, v0 वेक्टर लिखेंगे एंड v वेक्टर लिखेंगे। आया समझ में? सेम स्टेप जो वहां पे हम लिखते थे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। याद आया? इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ई वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर माइनस वी जीरो वेक्टर अपन टाइम। ये खत्म हो गया। चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, v माइनस वी जीरो अपन टाइम। यस और नो? फिर वो a के साथ t मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं? तो a वेक्टर इंटू t, गलती से भी टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं आना चाहिए। ओके, v वेक्टर माइनस वी जीरो वेक्टर, मुझे v वेक्टर चाहिए तो माइनस वी जीरो उधर जाएगा, तो v वेक्टर इक्वल्स टू वी जीरो वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो ये मिल गया आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करो, आपने थर्ड चैप्टर में ऐसे पढ़ा था, v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी। पढ़ा था कि नहीं? आपने बस उसी फॉर्मूला के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर। कहाँ नया है? इसलिए मैंने क्या बोला था, चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ो, चैप्टर 4 5 कवर हो जाएगा। चैप्टर 4 तो होगा ही होगा, 7 भी कवर होगा आगे जाके। ओके, अब बेटा ए वेक्टर फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है? तो उसके दो कंपोनेंट भी हो गए, प्लेन है तो दो कंपोनेंट हो गए। अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स लिखूं तो इस वी जीरो का भी एक्स कंपोनेंट आएगा तो वी जीरो एक्स हो जाएगा। फिर ऐसे ए का भी कंपोनेंट आएगा तो क्या आएगा? ए एक्स। टाइम का कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि टाइम इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर हुआ? जब मैं कंपोनेंट में लिखूं तो ऊपर वेक्टर लिखना नहीं है, तो बोलो एक्स वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं? जस्ट लाइक आपको वाई वाला भी फॉर्मूला आ जाएगा, आपको वाई वाई कंपोनेंट लेना है, वी वाई इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यस और नो? अब सपोज कि उसने जब जीरो टाइम से स्टार्ट किया तो टी टाइम तक उसका जो पोजीशन है वो पहले मान लो कि टी टाइम पे आर वेक्टर है। ओके, और इनिशियली मानो कि वी फॉलो द मेथड यूज इन अ वन डायमेंशनल, मानो कि इनिशियल पोजीशन कौन सा था? आर जीरो, एंड फाइनल पोजीशन कौन सा था? तो दिस आर द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल एट द जीरो टाइम एंड टी टाइम विद द वेलोसिटी आर जीरो पे जीरो टाइम और वेलोसिटी वी जीरो, टी टाइम पे पोजीशन आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वी वेक्टर। देन एवरेज वेलोसिटी आपको पता है ना, वी हम लिखते थे वहां पे चैप्टर नंबर 3 में, v प्लस वी जीरो बाई टू लिखते थे, याद आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम से हम क्या निकालते थे? डिस्प्लेसमेंट, जहां पे x लिखा था। फिर हमने इस v की जगह पे वैल्यू रखा था, याद आ रहा है? वी जीरो प्लस ए टी, तो वी जीरो प्लस वी जीरो टू वी जीरो हो गया था, आया ना? टू वी जीरो और ए टी मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस ए टी इंटू टी, एटी स्क्वायर, फिर नीचे टू, फिर नीचे टू। यस और नो? क्योंकि टू था, टू टू क्या हो गया? तो x इक्वल टू आपको मिला था वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मिला था कि नहीं? सेम करना है, सेम। सिर्फ यहाँ पे वेक्टर लिखना, यहाँ पे वेक्टर लिखना, यहाँ पे वेक्टर लिखना, यहाँ पे वेक्टर लिखना, और इस x की जगह पे r वेक्टर लिख देना। फिर हमने पता है वो x को रिप्लेस किया था x माइनस एक्स जीरो से, तो हम इस r को भी रिप्लेस कर लेंगे r वेक्टर माइनस r जीरो वेक्टर। तो सेम मेथड आपको फॉलो करना है। तो आपने एवरेज वेलोसिटी लिया वी जीरो प्लस वी बाई टू इंटू टी,
इसमें पहले से ही r की जगह पे क्या ले लिया है, बोलिए r माइनस आर जीरो। अब ये b वेक्टर की जगह पे क्या रखेंगे, v0 वेक्टर प्लस at, a वेक्टर इंटू t प्लस v0 तो था ही था। अब हम क्या करेंगे, t को मल्टीप्लाई कर लेते और v0 प्लस v0 2v0 इंटू टी अंदर मल्टीप्लाई ले लेते हैं और एक 2 डिवीजन में दे देते हैं प्लस at इंटू टी, तो a वेक्टर t स्क्वायर अपन 2, a2 क्या हो गया, तो r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर, इस r0 वेक्टर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली आपका इक्वेशन बन गया ना, ये पहले तो v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया और फिर r इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वैसे का वैसा है कि नहीं, है ना। चलो हम इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, क्या करूं, मतलब डी आर बाई डी टी फाइंड करूं, उसका क्या फाइंड करूं, डी आर बाई डी टी। ओके, तो मुझे वापस ये इक्वेशन मिल जाएगा, sorry once again, it can be easily verified that derivatives of this equation, i.e. this equation gives you equation 4.33a, मतलब कि मैं इसका अगर डेरिवेशन करूं तो मुझे वेलोसिटी वाला वेक्टर, वेलोसिटी वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला v0 प्लस ए टी। कैसे करके भी देखते हैं, चलो उसमें कहा कुछ नया है, ऑलरेडी डेरिवेशन भी सिखाया हुआ है ना। देखो d बाई डी टी, आर की जगह पे मुझे वेक्टर लिखना है, r0 वेक्टर प्लस v0 इंटू टी वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। अब देखो r0 के साथ t नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म, कौन सा टर्म, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0 होता है, d बाई डी टी इज डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अब v0 के साथ t है तो v0 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया, तो वो एज इट इज निकल जाएगा और t का जो डेरिवेशन होता है 1 होता है, याद रखना, प्लस हाफ a जो है वो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे कोएफिशिएंट। अब टी स्क्वायर में डेरिवेशन में बताया था पावर आगे पावर में से एक कम, तो 2 में से एक कम हो गया, एक हो गया 2t, तो 2 क्या हो गया कट, तो ये डी आर बाई डी टी जो हमने किया वो वेलोसिटी देगा v वेक्टर, तो यहाँ पे 0 0 लिखने की जरूरत, v0 वेक्टर प्लस 2 कट हो गया तो क्या आया at, देखो बन गया ना वो फॉर्मूला v इक्वल टू v0 प्लस at डेरिवेशन करने से। ओके चलो, so that is t equals to r by t equals to 0, then r equals to r0, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। अब इसको अगर मुझे वेक्टर में से कोई कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो r के दो कंपोनेंट होते हैं x एंड y, तो मैं x इक्वल्स टू x0 प्लस v0 xt प्लस 1/2 axt स्क्वायर लिख सकता हूँ। जो फॉर्मूला आपने किया था ना वही रखना है, लेकिन x x कंपोनेंट है तो पीछे क्या लगाना है, x x लगाना है, y कंपोनेंट है तो पीछे क्या लगाना है, y y, v0y ay। बात क्लियर हुई। One immediate interpret the equation is for the motion in x and y direction। ये जो इक्वेशन है सिर्फ x डायरेक्शन के मोशन के लिए। जब स्ट्रेट लाइन था तो हम मेंशन नहीं करते थे, सीधा x वाला लिखते थे, याद आ रहा है, x इक्वल्स टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे। बट यहाँ पे प्लेन है तो हम बता रहे हैं कि ये v0 कौन से प्लेन का, x डायरेक्शन का होगा, ax भी कौन से डायरेक्शन का होगा, x, लाइक दैट हम मेंशन कर रहे हैं। दैट द मोशन इन अ प्लेन, अगर आपको स्टडी करना है मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन two dimensions can be treated as two separate simultaneous one dimensional motion। जब कोई मोशन 2 डायमेंशनल में हो रहा है तो हम उसको सेपरेटली समझ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा वेलोसिटी का फाइंड करना हो तो हम पहले vx फाइंड करेंगे एंड vy फाइंड करेंगे सेपरेटली। vx क्या होगा v0x प्लस axt, vy क्या होगा v0y प्लस ay इंटू टी। आपको फॉर्मूला वही याद करना है जो आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ x एंड y लगा के बोलना है। फिर पोजीशन वेक्टर r फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दो कंपोनेंट में x इक्वल्स टू x0 प्लस v0 xt प्लस 1/2 axt स्क्वायर, y इक्वल्स टू y0 प्लस v0 yt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। तो दो अलग अलग कंपोनेंट फाइंड कर ले तो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट एंड पूरा वेलोसिटी मिल जाता है या ना। एंड सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच इज यूज, ओके सॉरी, यहाँ पे motion in a plane can be treated as two separate one-dimensional motion with constant acceleration along the two perpendicular direction। तो अगर मुझे किसी मोशन को प्लेन में एक्सप्लेन करना है तो मैं दो अलग सेपरेट मोशन ले लूंगा, वन डायमेंशनल मोशन x एंड y। जब मुझे x एंड y कंपोनेंट मिल जाएंगे आई विल मर्ज देम एंड प्रोड्यूस अ वेक्टर। आपको पता है दो कंपोनेंट से हम वेक्टर पे जा सकते हैं, पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ मैग्नीट्यूड एंड एंगल, या तो फिर उसके दो कंपोनेंट।
बात क्लियर हुआ? This is an important results and useful in analyzing the motion of an object in a 2 dimensions. A similar results hold for a 3 dimensions. The choice of perpendicular direction is convenient in a many physical situations as we shall see in the section of projectile. हम देखने वाले हैं कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा और वहीं पे हम जा रहे हैं किसको समझने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, इक्वेशन समझ में आ गए, आया ना? एक थर्ड इक्वेशन भी था, किसी को याद आ रहा है भाई? वी स्क्वायर. ओके चलो, आपने u याद रखा है, वो 9th का है, बट हमने v0 से लिया था, तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2as था कि नहीं? सिंपल सा है ना. इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा ना, तो मैं लिखूंगा v वेक्टर माइनस वी जीरो वेक्टर स्क्वायर. आया समझ में? दैट इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर. अब देखो इसमें एक्चुअली में है ना, ए इक्वेशन क्यों नहीं दिया, इसका मैं बता रहा हूं कि अभी तक हमने वेक्टर का सिर्फ एडिशन पढ़ा या सब्सट्रैक्शन पढ़ा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा नहीं, जो हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. इसलिए नहीं आया क्योंकि ये भी वेक्टर है ना और एस भी वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, पर फिर भी अगर लिखना हो तो आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर. आया समझ में? अगर इसको वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो ना तो बहुत ईजी हो जाएगा. वी एक्स स्क्वायर माइनस वी जीरो एक्स स्क्वायर टू ए एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो, फिर वापस वी वाई स्क्वायर माइनस वी जीरो वाई स्क्वायर टू ए वाई वाई माइनस. खत्म हो गया, आपको आने लगा. ओके एक ही बार में इतना आने लगा है तो समझो कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चैप्टर पूरा इजी है ना? ओके जो न्यू सीखना है चैप्टर में, नया कॉन्सेप्ट है, वो अब 2 बाकी बचे, दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन. अच्छे से समझना. Projectile motion, an application of ideas developed in the previous section. We consider the motion of projectile. A projectile होता क्या? An object that is in a flight after being thrown or projected, that is called. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है, हवा में मोशन कर रहा है. ओके तो उसका मोशन, जो ऐसा मोशन कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल. जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग द क्रिकेट और मैं बाउंड्री पे हूँ और मेरे हाथ में बॉल आया तो मैंने उसको कीपर की ओर क्या किया, थ्रो किया, तो वो बॉल इस तरह से जाएगा. आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर. ओके और यहाँ पे कुछ कीपर है ना, बराबर. अब मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया तो बॉल ऐसे जाएगा. यस और नो? सो दिस इज द मोशन. देखो स्पेस में ऊपर भी तो जा रहा है, मैं ऐसे सीधा फेंकने का ट्राई करूंगा दूर से या ऊपर फेंकने का ट्राई करूंगा, सोचो. जस्ट आप सोचो, आप प्लेयर होते तो क्या करते हैं? हम अप थ्रो करते हैं, ऐसे सीधा फेंकते हैं. ऐसा फेंकने का ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लंबा नहीं जाएगा, चांसेस है कि गिर जाएगा तो वही गिर जाएगा, नजदीक, दूर नहीं जाएगा. आया समझ में? कभी कभी थ्रो छिटक जाता है तो ऐसा होता है. यस और नो? इसलिए हाँ, कोई भी प्लेयर क्या ट्राई करेगा, उसको ऊपर भेजने का. क्यों बताए? उसको सिर्फ आधे तक भेजने की मेहनत लगती है, फिर दूसरा आधा अपने आप जाएगा और उसमें सीधा भेजना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी तब सीधा सीधा जाएगा. क्यों? अर्थ ग्रेविटेशन उसको अपनी ओर खींचता रहता है. आया समझ में? अपने सीधा भेजा, सरफेस से जगह कम है तो वो अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ जाएगा. उससे अच्छा ऊपर भेजेंगे तो पहले तो ऊपर 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 जाएगा आधे तक, फिर अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आएगा, तब तक तो पहुंच जाएगा कीपर के हाथ में. बात क्लियर हो रही है? तो ये जो मोशन हुई ना बॉल की, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या बोलते हैं? और बॉल यहाँ पे बन जाएगा प्रोजेक्टाइल. फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को क्लिक करता है तो फुटबॉल बन जाएगा प्रोजेक्टाइल. आया समझ में? सच प्रोजेक्टाइल माइट बी अ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट जो आप थ्रो करते हो. द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मे बी अ थॉट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ द मोशन. ये 2 डायमेंशनल में मोशन हो रहा है. एक तो हाइट पे जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर रहा है. तो अगर हम वर्टिकल प्लेन ले तो एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है. यस और नो? द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मे हैव बीन थॉट एज अ रिजल्ट ऑफ 2 सेपरेट मोशन साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मोशन. तो 2 कंपोनेंट यहाँ पे वेरी हो रहे हैं. एक हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस वेरी हो रहा है और एक वर्टिकल में क्या वेरी हो रहा है, हाइट. तो टोटल कितने कंपोनेंट वेरी हो रहे हैं? 2. आप ये दोनों का स्टडी कर लो तो आपका प्रोजेक्टाइल का स्टडी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्लेन में मोशन का स्टडी करने के लिए सेपरेट कंपोनेंट का स्टडी करना है. बात क्लियर हुआ? तो स्टडी तो वही रोक के आके रुक जाती है 1 डायमेंशंस में,
बट सिर्फ हम फिर मर्ज कर देंगे 2 डायमेंशंस के लिए। तो वन कंपोनेंट इज अलोंग द बीच एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथआउट एनी, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं। एक्सेलरेशन तो कहाँ लग रहा था, नीचे की और डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वर्टिकल में हुआ है या ना। एंड अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। It was Galileo who first stated that this independence of the horizontal and vertical components of the projectile motion in his book Dialogue on a Great World System 1632 में गैलीलियो ने बुक लिखा था, उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था कि दोनों कंपोनेंट अलग अलग डील कर सकते हो। फिर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया और लोग अलग अलग कंपोनेंट को डील करना सीखे भी। सही आया समझ में? आज हम अलग अलग ही समझने वाले। सो इन आवर डिस्कशन सबसे ज्यादा आस्केबल क्वेश्चंस रहेंगे प्रोजेक्टाइल में से, इस चैप्टर में से, क्योंकि आगे का तो आपने क्या किया, नॉलेज बिल्ड किया और रिवीजन किया, क्योंकि वो तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ ही लिया था ना। तो मेजोरिटी न्यू चैप्टर, ए चैप्टर का न्यू टॉपिक कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा सर्कुलर मोशन है, वो छोटा है वैसे, बट द थिंग ये दोनों में से पूछेंगे क्वेश्चन, है ना, फिर ध्यान रखना न्यूमेरिकल तो है ही है। So in our discussion, we shall assume that air resistance has a negligible effect on the motion of the projectile. वैसे हम जब भी कोई मोशन करवाते हैं तो air resistance is there, जिसकी वजह से मोशन रेजिस्ट होगा, बट हम छोड़ देंगे, हम मानेंगे कोई रेजिस्टेंस हो रहा नहीं, क्योंकि हमें स्टडी करनी है प्रॉपर, तो निग्लिजिबल रखेंगे। सपोज हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं मतलब थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v0 वेक्टर, विच वेक्टर, बट उसको कुछ एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। आपने तो मना किया, सीधा सीधा मत भेजो सर, नहीं तो नीचे टकरा जाएगा ग्राउंड को, यस और नो। तो हमने उसको ग्राउंड यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने ग्राउंड लिया, ग्राउंड से कितना एंगल बनाते हुए, θ0 एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी v0 से हमने उसको थ्रो किया। तो डेफिनेटली जैसे जैसे वो आगे जाएगा एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे आ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये ब्लैक डायरेक्शन में जाता, बट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसलिए धीरे धीरे कहाँ आएगा, नीचे। और अगर पूरा मोशन परफेक्ट कंप्लीट करेगा तो ऐसे कुछ बनेगा, यस और नो। ओके, चलो समझते हैं आगे। After the object has been projected, the acceleration acting on that due to the gravity which is directed vertically which direction। अब मानो कि मैं वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल को कौन सा एक्सिस बोल देता हूँ, तो x एक्सिस के लिए i कैरेट इज दैट, y एक्सिस के लिए j कैरेट। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन a वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इनटू डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर अप डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, डाउन है तो अप में अप में पॉजिटिव j, नीचे के लिए नेगेटिव j। तो देखो नेगेटिव विद द j कैरेट आ गया, और g स्मॉल g इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पता है ना। इससे पता क्या चला, इससे पता ऐसा चला कि इसमें सिर्फ j वाला डायरेक्शन है, मतलब y डायरेक्शन है, x है ही नहीं, i है ही नहीं, i है ही नहीं, मतलब उसका x कंपोनेंट क्या है, और y कंपोनेंट आपको j के आगे क्या मिल गया, -3। बोलो कोई डाउट, कंफर्म। इनिशियल वेक्टर जो हमने v0 लिया था, याद आ रहा है, जैसे v0 वेक्टर लिया था, याद आ रहा है, जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, θ0, और एक कौन सा, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका x कंपोनेंट होगा, सिखाया था मैंने v0 cos θ0, ax वाला सिखाया था ना, a cos θ ऐसे करके सिखाया था, याद आ रहा है, ay सिखाया था, a sin θ करके। जब वेक्टर जो है वो a वेक्टर हो और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा हो, थीटा, तो लाइकवाइज यहाँ पे v0 cos θ, v0 sin θ, x एंड y कंपोनेंट आ जाएंगे। आया समझ में? इतनी चीज हमारे पास है, अब आगे की चीजें हमें डिराइव करनी है। तो चलो अब दूसरा भी एक और चीज लेना है कि हमने उसको ओरिजिन से छोड़ा है, ओरिजिन से छोड़ा है, दैट मीन्स कि बेटा ये जो r0 वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, इसका मतलब कि उसका x कंपोनेंट भी जीरो है और y कंपोनेंट भी जीरो है। जीरो वेक्टर के दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, जीरो। बात क्लियर हुआ? अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि आफ्टर टी टाइम वो x में कितना गया, तो सर x का फॉर्मूला आपने सिखाया था कि x0 प्लस v0 x इंटू टी प्लस 1/2 ax t स्क्वायर, ऐसा सिखाया था मैंने अभी, यस और नो। बट x0 तो जीरो बोल दिया आपने, आया ना, और ax को भी जीरो बोला था, याद आ रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों टर्म्स गए, कितना बाकी बचा, v0x का वैल्यू क्या रखा, v0 cos θ0 इंटू टी। तो एक x कोऑर्डिनेट मिल गया आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम x कोऑर्डिनेट मिल गया। लाइकवाइज मुझे आफ्टर टी टाइम कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y। तो y0 प्लस, अभी पढ़ के आए ना, r वाले फॉर्मूला में पढ़ के आया कि नहीं,
v0yt प्लस बोलिए 1/2 a/t²। आया समझ में? बट इसमें y0 क्या था, ओरिजिन से स्टार्ट किया तो 0 आ गया। अब v0yt, तो v0 का वैल्यू v0y का v0 sin थीटा 0 इंटू टी आ गया। अब ए वाई में माइनस जी था, याद आ रहा है, तो -1/2 GT²। क्लियर ना? तो x एंड y कंपोनेंट मिल गए। यहां से अगर किसी टाइम पे r कैरेट चाहिए तो बिल्कुल सिंपल सा है, xi कैरेट yj कैरेट। आपके पास x एंड y तो है, टाइम सबका वैल्यू पुट करो, x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, तो आपको पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t मिल जाएगा। हो गया स्टडी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को v0 वेलोसिटी से इतने एंगल पे थ्रो किया, 0 यानी कि r0 इक्वल टू ओरिजिन से, तो आफ्टर टी टाइम वो कितने जगह पे होगा, कौन सी जगह पे होगा, तो x एंड y से मुझे पता चल जाएगा। x एंड y फॉर्मूला से क्लियर कर लो। बात क्लियर हुआ? ओके। दूसरा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, v इक्वल्स टू v0 प्लस at, याद आया? तो मैं यहाँ पे x लिखूं तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, बट ax तो आपको पता था 0 था, तो vx इक्वल्स टू v0x। देखो आया? यस और नो बोल दे जाएगा। तो v0x तो अभी हमने निकाला था ना, v0 cos थीटा 0। फिर मैं v इक्वल्स टू वापस v0 प्लस at लिखूं, तो आपको पता है यहाँ पे y, तो यहाँ पे y और यहाँ पे भी y, तो v0 इक्वल्स टू vy इक्वल्स टू v0 ayt। यस और नो? तो v0y क्या था, v0 sin थीटा 0 और ay में माइनस जी था, याद आया? तो मुझे वेलोसिटी भी मिल गई, दो कंपोनेंट। तो मैं t टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, v वेक्टर को, तो vx i कैरेट प्लस vy j कैरेट। मुझे vx एंड vy इस इक्वेशन से मिल जाएंगे, तो मुझे v वेक्टर भी मिल जाएगा t टाइम के बाद। मुझे t टाइम के बाद r वेक्टर भी मिल गया, t टाइम के बाद मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया। मैं वही ट्राई करता ना कि मुझे पता था कि इनिशियली मैंने v0 वेलोसिटी से थ्रो किया था, तो t टाइम के बाद कहाँ पे होगा और कौन सी वेलोसिटी होगी, तो कहाँ पे होगा उसका आंसर कौन देगा, r वेक्टर, और कौन सी वेलोसिटी होगा वो। बात क्लियर हुआ? ओके। और थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं अब। गिव्स द x एंड y, ये जो इक्वेशन है वो आपको x एंड y कोऑर्डिनेट देता है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ विच टाइम t, जो मैंने अभी आपको बताया, इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स, इनिशियल स्पीड। ये सारे दो इक्वेशन है, उसमें देखो इनिशियल स्पीड भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, बराबर। तो इनिशियल स्पीड v0 एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा 0। Notice that the choice of mutually perpendicular x and y for the analysis of the projectile motion has resulted in a simplification। हमने क्या किया, x and y एक्सिस चॉइस कर लिया और उसी की वजह से हमारा स्टडी सिंपल हो गया। x में ऐसा आएगा, y में ऐसा आएगा, बिल्कुल सिंपल हो गया। यस और नो? एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द कंपोनेंट वेलोसिटी, x कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। देखो अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड किए थे। ये vx वाला फॉर्मूला देखो, v0 cos थीटा 0 है, उसके साथ कोई टाइम नहीं आ रहा, देखा? बट vy वाला कंपोनेंट देखो, उसमें क्या आ रहा है, तो ये टाइम के साथ वेरी होगा, बट vx कंपोनेंट टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं था x डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज x कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ओनली विच कंपोनेंट, y component changes, like object in a free fall in a which direction, y direction, vertical direction। जैसे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा था, एक सिंगल डायरेक्शन वाला हमने आगे पढ़ा था, v इक्वल्स टू v0 माइनस gt, ऐसा फॉर्मूला फ्री फॉल के लिए आया था। तो वैसा ही तो यहाँ पे आ रहा है, vy इक्वल्स टू v0y, मतलब v0 sin थीटा माइनस gt। तो फ्री फॉल की जैसे चेंज हो रहा है। बात क्लियर हुआ? यस और नो? चलो, दिस शोज द ग्राफिकली एट द फ्यू इंस्टेंट 4.18 फिगर में देखो पूरा कर्वेचर कंप्लीट कर दिया और पहले बता दिया गया कि v0 वेक्टर था, उसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। आफ्टर सम टाइम x कंपोनेंट रिमेन सेम, देखो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, देखा? बट y कंपोनेंट कम हो गया है। यस और नो? क्यों? एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे नीचे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी कम होगा कि नहीं होगा? फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसका ऊपर जाने का वेलोसिटी कम हो गया, देखो vy क्या हो गया, 0। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट। आया समझ में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, देखो थ्रू आउट, क्योंकि टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। आया समझ में? फिर भी दिख रहा है ना? फिर वो ऊपर पहुंच गया तो अब एक्सीलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे। ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी 0, तो अब वेलोसिटी कहाँ बढ़ेगी, नीचे की ओर। तो देखो नीचे की ओर वाई कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते गया। अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करे तो ऊपर जितनी वेलोसिटी से गया था ना, ऊपर जाने के बाद नीचे भी उतनी ही वेलोसिटी से आएगा। अगर किसको इग्नोर करें, रेजिस्टेंस को इग्नोर करें। आया समझ में? बट यहाँ पे जाके तो ग्राउंड को टकरा जाने वाला है, क्योंकि हमने इसको तो ग्राउंड माना है।
तो फिर इसके नीचे जाने वाला नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसको बिल्डिंग का टॉप मानते हो और बिल्डिंग के टॉप से ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो ऊपर भी जाएगा और फिर बिल्डिंग के टॉप से नीचे भी जाएगा, जो हमने एक थर्ड चैप्टर में न्यूमेरिकल किया था, याद आ रहा है? 45 जिसका आंसर है, आंसर के साथ रेडी करना है ताकि बच पाओ। समझ में आया? तो अभी हमने देखा वैसे कि ग्राफिकली हमने कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम हाइट पे वी जो था वो कितना था? 0। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता था। और अगर मुझे उस टाइम पे थीटा फाइंड करना होता तो वी वाई माइनस वी एक्स, आपको पहले से सिखा दिया गया है कि कोई भी वेक्टर का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या करो? एक्स कंपोनेंट, उसका tan इनवर्स लो तो आपको थीटा मिलेगा। अब वी वाई तो क्या हो गया मैक्सिमम हाइट पे? 0 समथिंग 0 तो 0, tan 0 कब होता है? 0 पे। दैट मीन्स कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 0 एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ। और दैट इज क्लियर फ्रॉम ओवर हियर कि वो हॉरिजेंटल में ही है। देखो सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचा, वेलोसिटी पूरा कौन से? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, एंड दैट्स व्हाई थीटा कितना हो गया? 0, क्योंकि वहां पे वाई कंपोनेंट तो 0 हो गया। तो पूरा वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में हो गया? हॉरिजेंटल। और वो एंगल हॉरिजेंटल के साथ ही था, तो कितना रिप्रेजेंट करेगा? 0। अब छोटे छोटे बट आईएमपी थ्योरी, बहुत आईएमपी थ्योरी है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ऊपर का एक्सप्लेन करना है, लंबा करना है तो, एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है। वैसे कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसके लिए रेफरेंस है आपके पास। ओके, तो व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल? क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा। तो अभी जो हमने देखा ग्राफिकली उससे समझ में आ जाएगा कि शेप कैसा है। विच इज द नेम ऑफ दिस शेप? पैराबोला। कौन सा शेप होगा? पैराबोला। So this can be this can be seen by eliminating the time between expressions of x and y. ये जो एक्सप्रेशन x and y के थे ना, दिख रहा है, इसमें से टाइम को निकालना है। किसको निकालना है? तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से टाइम की जगह पे v0 cos थीटा 0 है ना, x के डिनोमिनेटर में ले जाऊँ। किसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ? x के। तो x टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा? x अपन v0 cos थीटा 0 मिलेगा, और फिर इस टाइम में रख दो तो मुझे y का इक्वेशन x के अंदर मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन मिलेगा और वही हम करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं वो बता देता हूं कि आपने बोला था कि x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी आया था, याद आ रहा है? वहां से t इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा? x ओवर, बोलिए। ओके, वैसे y कंपोनेंट मेरा आ रहा था, आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो v0 sin थीटा 0 t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ऐसा आ रहा था कि नहीं? इसमें v0 sin थीटा 0 t की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? x अपन v0 cos थीटा 0 माइनस हाफ जी, t की जगह पे वापस क्या पुट करूंगा? x अपन v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर। गॉट इट ना? v0 कैंसल, sin थीटा 0 अपन cos थीटा 0 बोलते जाइए। x का x दिख रहा है, g का g दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है। अगर x का स्क्वायर करना हो तो x स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर आ गया। तो जब y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले लोग पैराबोला शेप बनता है। कौन सा शेप बनता है? पैराबोला। और जब एक्चुअली में x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस होता है तो नीचे की ओर शेप बनता है। अगर ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो शेप ऐसे बनता है। गॉट इट? जस्ट हमें इक्वेशन डिराइव करना है, ये 2-3 स्टेप आपको ऐड करने हैं, और फिर हम बोल देंगे कि ये जो इक्वेशन है वो ax प्लस bx स्क्वायर जैसा है, वेर a एंड b आर कांस्टेंट। यहाँ पे a की जगह पे tan थीटा 0 और b की जगह पे a वाला है, वो कांस्टेंट है क्योंकि g तो चेंज होने वाला नहीं है। मैंने एक बार थ्रो कर दिया तो v0 चेंज नहीं होगा। जिस एंगल पे थ्रो किया वो थीटा 0 था, वो भी चेंज नहीं होगा मोशन के दौरान। सिर्फ चेंज होगा तो x और y चेंज होगा। आया समझ में? तो a and b constant and this is the equation of what? Parabola and the path of projectile, that's why parabola। बात क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चन रेफरेंस में मिलेगा, वापस पूछे जाएंगे। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम टाइम ऑफ हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आपने देखा कि ऊपर जाने के बाद वी वाई कंपोनेंट कितना हो रहा था, तो उस वी वाई कंपोनेंट में टाइम फाइंड कर लीजिए 0 करके। तो समझते हैं, देखो वी वाई का फॉर्मूला क्या था? v0 sin थीटा 0 माइनस gt था, याद आ रहा है? उस टाइम को मैंने मैक्सिमम टाइम बता दिया, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए का टाइम, मैक्सिमम टाइम tm। ओके, तो वो वी वाई कंपोनेंट उस टाइम पे कितना हो जाने वाला है? 0। अब मैं माइनस जीटीएम को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? बोलिए,
प्लस जी टी एम हो जाएगा, सामने क्या बचेगा वी जीरो साइन थीटा जीरो, मुझे टी एम चाहिए तो जी कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बस इतना सिंपल सा है। इक्वेशन भी याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स को। तो मैक्सिमम टाइम जो है या टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी। थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल किए ना, उसमें हमने डिराइड किया था कि जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है उतना नीचे आने के लिए, वो बॉल वाला जंपिंग जपंग वाला न्यूमेरिकल याद आया। तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहां से ऊपर जाने का टाइम फिर नीचे आने का टाइम, तब तक वो एयर में रहा कि नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, तो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू टाइम। ऊपर जाने का टाइम कितना था टीएम, तो नीचे आने का टाइम भी कितना होगा टीएम, तो डबल कितना हो जाएगा 2tm। तो ए वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी था, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात क्लियर हुआ। तो वापस यहां से स्टार्ट करता हूं, टाइम डिनोटेड बाय द टीएम एंड दिस इज नथिंग बट टाइम ऑफ विच हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पे वी कंपोनेंट कितना हो जाता है, वो लॉजिक आपके दिमाग में था, जैसे 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 ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, ऊपर की ओर कम होती जाएगी, ये तो चलता रहेगा। अप टू नाउ थर्ड चैप्टर में हमने ऊपर की ही बात की थी। अब ऐसा है हॉरिजॉन्टल तो चलता ही रह रहा है, बट ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या हो रही है कम, फिर स्टॉप। हॉरिजॉन्टल तो चलता ही रह रहा है, सिर्फ वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की जीरो हो रही है, इसलिए वी वाई इक्वल टू क्या रखा मैंने जीरो, और वहां से मैं निकाल के आया टीम इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी। हाइट के टाइम की बात हो रही है तो मैं उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो टी एफ इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि टी एफ इक्वल टू 2 इंटू टी एम विच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज सिमेट्री ऑफ विच पाथ, जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा उतना टाइम नीचे आने के लिए लगेगा, बट एयर रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर, निग्लेक्ट। एयर रेजिस्टेंस हम ले ही नहीं रहे। बोलो कोई डाउट। अब बेटा देखो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर गया, तो हॉरिजॉन्टल में कितना गया उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते थे वाई। तो वाई वाला फॉर्मूला लेना है, कौन सा फॉर्मूला लेना है वाई। तो देखो वाई वाला फॉर्मूला लेंगे, वाई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था, याद आ रहा है अभी लिखा था वी जीरो साइन थीटा जीरो टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यस और नो, यस और नो। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट वाई को लेना है एच एम मैक्सिमम हाइट, तो ऊपर तक जाने के लिए टाइम जो है वो क्या लगता था टी एम, अभी पढ़े थे कि नहीं, तो ये हो जाएगा टी एम स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं वाई इक्वल टू एच एम। देखो पहला वैल्यू कौन सा दिख रहा है, बोलते जाइए वी जीरो साइन थीटा जीरो, टी की जगह पे क्या पुट करना है, बट टी एम का तो अभी तुमने फॉर्मूला फाइंड किया था वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी, किया था कि नहीं, तो पुट किया मैंने, फिर 1/2 जी दिख रहा है, 1/2 जी, जी बाई 2 बोल दो, टी एम का स्क्वायर यानी वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई उसका स्क्वायर। बात क्लियर हुआ। अब देखो वी जीरो साइन थीटा जीरो, वी जीरो साइन थीटा जीरो क्या हो जाएगा, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है जी माइनस माइनस, ओके। अब इसमें क्या है ये जी स्क्वायर है, नीचे जी स्क्वायर होगा ना स्क्वायर करने के बाद, और ऊपर एक जी है, तो डेफिनेटली कि 1/2 नीचे जी ही बचेगा, क्योंकि ऊपर जी है और नीचे क्या आने वाला है जी स्क्वायर, तो एक कट होके डाउन में जी बचेगा, और ये हो गया वी जीरो साइन थीटा जीरो का स्क्वायर, तो वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो हुआ। ये दोनों सेमी लग रहे, वी जीरो साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाई जी, और यहाँ पे भी वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाई, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ऐसे लाइक 2g, तो जी दिख रहा है कि नहीं, दिस इज द चॉकलेट माइनस ये दो बाकी बचा, हाफ चॉकलेट, चॉकलेट माइनस हाफ चॉकलेट, कितना बाकी बचेगा, एक चॉकलेट थी आधी खा गए, हाफ बचेगा, मतलब लिखना है हाफ और चॉकलेट की जगह पे पुट करना है वी जीरो स्क्वायर साइन थीटा जीरो बाई जी। आया समझ में, अदरवाइज आप कॉमन निकाल सकते हो, इसको कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस 1/2 बचेगा, जिसका आंसर आएगा 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आंसर आएगा। उन लोगों ने पूरा डिटेल्ड में कैलकुलेशन नहीं दिया है, सीधा आंसर दिया होगा, आ गया। बट मैं तो ऐसे ब्रैकेट वाला याद नहीं रखूंगा, मैं ऐसे याद रखूंगा वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाई 2g, स्क्वायर कर दूंगा इन शॉर्ट। आया समझ में। तो एक हमने मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम पढ़ लिया, एक हमने मैक्सिमम हाइट पढ़ लिया, दिमाग में ये फिट कर लो, मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम फाइंड करना है तो मुझे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी जीरो, उस फॉर्मूला से टाइम निकल के आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जाना है तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो वाई वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, उसमें टीएम का वैल्यू रख देना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो टीएम का डबल होता है,
ओके, वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी था ना, फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, इसलिए एक में से दूसरे में ना चले जाओ। दिस इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करते हो, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाई 2g, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। क्या हो गया? तो देखा, सिर्फ इतना, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट 2 से मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाई 2g, मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो रहा है, अगर इन गलती में मिस्टेक से भूल भी जाते हो, मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तब डिराइव करवाऊंगा, मैं कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लूंगा, हम क्या कर लेंगे, डिराइव, ताकि गलती ना हो। ओके, लाइकवाइज एक अब हॉरिजॉन्टल रेंज बचा बेटा। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि कितना आगे जाता है, तो इसको तो हमने x से रिप्रेजेंट किया था, यस और नो? किससे रिप्रेजेंट किया था? x, तो x वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इक्वल्स टू वी जीरो कॉस थीटा जीरो इंटू टी, और a वाला तो जीरो था, याद आ रहा है, ax जीरो था, 1/2 ax t स्क्वायर, ये तो जीरो था, ये तो जीरो हो गया, तो a वाला आ गया। अब वो हॉरिजॉन्टल में कब तक मूव करेगा, लिसन, यहां से एयर में गया 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 गया, वापस एयर में रहता है, तब तक वो मूव करेगा हॉरिजॉन्टल, मतलब उसको कितना टाइम मिलने वाला है, टीएफ, कितना टाइम मिलने वाला है, टीएफ। वाई के इक्वेशन में टीएम रखते हो तो मैक्सिमम हाइट, एक्स के इक्वेशन में टीएफ रखते हो तो रेंज, तो जैसे मैं इस एक्स को क्या कर दूंगा, बोलिए, रेंज, वैसे टाइम टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टीएफ, तो वी जीरो कॉस थीटा जीरो तो था ही, टीएफ का वैल्यू 2 v0 साइन थीटा जीरो बाई क्या था, मैंने जी नीचे लिख लेता हूं लाइक दिस। अब ध्यान दीजिए, v0 इंटू वी जीरो स्क्वायर हो गया। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स वालों को तो पता ही होगा, बट हमें याद रखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, वो हमें याद रखना है एनी हाउ। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो देखो 2 दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा जीरो, और डिवीजन में क्या दिख रहा है जी, तो ऐसे 4 फॉर्मूला हो गए। पहला फॉर्मूला हो गया वी जीरो साइन थीटा, लिसन, पहला फॉर्मूला हो गया वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी, दिस इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, 2 वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपन 2g, मैक्सिमम हाइट, एंड वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा, मग साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आया समझ में, आया ना? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द पोजीशन वेयर द y इक्वल्स टू 0, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, y में गया, फिर y 0 बन गया, तब तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड tf, ओके, दैट इज नोन एज रेंज। अब मानो कि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होना चाहिए, साइन 2 थीटा जीरो मैक्सिमम 1 कब होगा, जब साइन 90 होगा, तो 2 थीटा की जगह पे 90 आया, इंशॉर्ट थीटा कितना होना चाहिए, और जब ये 1 हो जाएगा तो r जो है वो v जीरो स्क्वायर बाई जी होगा, इसको 1 लेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज मिल गया। कौन सा रेंज मिल गया, बराबर? तो प्रोजेक्टाइल केस आपका खत्म हो गया, इस पे अच्छे से फोकस करके मेहनत कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा, बराबर? एक केस बाकी बच गया, दैट इज सर्कुलर मोशन। ओके, थोड़ा काम का है, बहुत जल्दीबाजी में नहीं करते, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में कर लेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।